गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज हम अपनी थर्ड पेपर की तीसरी यूनिट इक्विलिब्रियम स्टेट प्रावस्था साम्य स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट के अंदर हम वो सभी सिस्टम्स की स्टडी करेंगे जो इंडस्ट्रियल लेवल पर अपन देखते हैं। ठीक है, चलो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ब्रह्मांड का वह भाग जो हम अपने अध्ययन के लिए चुनते हैं और ब्रह्मांड के शेष भागों से किसी काल्पनिक अथवा वास्तविक परिसीमा बाउंड्री द्वारा पृथक किया हुआ हो, उसे तंत्र या निकाय या सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मतलब यूनिवर्स का कोई भी पार्ट अगर अपन अपनी स्टडी के लिए चुन रहे हैं, ठीक है, वो मे बी इमेजनरी या फिर रियलिटी रूप तौर पर वो सेपरेट हो सकता है या फिर कोई भी बाउंड्री के द्वारा हम उसे अलग कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन होगा जो हम अपनी स्टडी के लिए चुनते हैं और वो बाकी सिस्टम से या बाकी यूनिवर्स से सेपरेट रहता है, उसको क्या कहते हैं अपन? सिस्टम या तंत्र कहते हैं। किसी तंत्र में एक या अधिक ऐसे भाग हो सकते हैं जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो, संगठन में सभी तरह से समान हो और जिन्हें यांत्रिक विधि से पृथक किया जा सकता है। तंत्र के ऐसे भाग को अपन क्या कहते हैं? प्रावस्था। ठीक है, मतलब तंत्र के अंदर भी ऐसे कुछ भाग हो सकते हैं जैसे अपन कोई भी मैकेनिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं या उन्हें इंडिविजुअली अलग अलग स्टडी कर सकते हैं। इस तरह के जो पोर्शंस होंगे सिस्टम्स के अंदर, उसको अपन क्या कहेंगे? प्रावस्था। ब्रह्मांड के अंदर अगर किसी भाग को इंडिविजुअली अपन स्टडी कर रहे हैं, वो तो कहलाएगा सिस्टम। और सिस्टम्स में भी अगर कोई पोर्शंस को अपन इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे अपन? प्रावस्था या स्टेट। जब एक से अधिक प्रावस्थाएं एक दूसरे के साम्य में हो तो उसे अपन क्या कहेंगे? प्रावस्था साम्य या इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब किसी भी सिस्टम्स के अंदर अगर अपन ने दो स्टेट कंसीडर की है और वो दोनों जो स्टेट्स थी, प्रावस्थाएं थी, एक दूसरे के साथ साम्य में है, ठीक है, तो इस तरह की जो प्रावस्थाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? इक्विलिब्रियम स्टेट या प्रावस्था साम्य। यदि किसी तंत्र में एक ही प्रावस्था हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? समांगी तंत्र। ठीक है, मतलब अगर किसी तंत्र की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर यूनिफॉर्मली एक ही प्रावस्था है, एक ही स्टेट है, अलग अलग इंडिविजुअल स्टेट को पहले बांटा, फिर अपन उसकी स्टडी की, ठीक है, तो अगर उसके अंदर एक ही प्रावस्था है तो उसे क्या कहेंगे? समांगी तंत्र। नेक्स्ट है, यदि किसी तंत्र में एक से अधिक प्रावस्था हो तो उसे अपन क्या कहेंगे? विषमांगी तंत्र या हेट्रोजीनियस सिस्टम्स। अगर एक ही तरह की प्रावस्था हो तो उसे होमोजीनियस सिस्टम्स कहेंगे, और एक से अधिक टाइप्स की अगर उसके अंदर स्टेट्स हैं तो इस तरह का जो सिस्टम्स होगा या उस तरह की जो स्टेट्स होगी उसको क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है, जैसे अब है फेज रूल, जिसे प्रावस्था नियम भी कहते हैं अपन। फेज रूल इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चंस के अंदर काफी बार पूछा जाता है। किसी भी विस्पांगी तंत्र की साम्य अवस्था में प्रावस्था P तथा स्वतंत्रता की कोटि डिग्री ऑफ फ्रीडम F की संख्याओं का योग सदैव घटकों की संख्या C की संख्या से दो अधिक होता है। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर अगर अपन इसे देखें, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा कि किसी भी विस्मांगी तंत्र की हेट्रोजीनियस सिस्टम्स की प्रावस्थाओं तथा संतताएं की कोटियों का योग मतलब एफ प्लस पी, ठीक है, क्या होगा? उसके योग के को संगठन की कोटियों के सी से दो अधिक होता है, मतलब सी प्लस दो। तो एफ प्लस पी बराबर सी प्लस टू। तो फेज रूल क्या हो जाएगा? एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू। किसी भी सिस्टम्स की अगर अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फेज रूल होता है एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह नियम सभी विषमांगी साम्यों को नियंत्रित करता है। इस नियम के द्वारा किसी भी विषमांगी साम्य पर ताप, दाब तथा सांद्रता में हुए परिवर्तन को समझाया जा सकता है। मतलब जो फेज रूल है एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू, इसके हेल्प से अपन किसी भी सिस्टम्स की जिसको जो अपन स्टडी कर रहे हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम्स के अंदर, अपन उसके अंदर प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के अंदर जो चेंज हो रहे हैं, इनके चेंजेस से जो भी सिस्टम है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसकी स्टडी हम कर सकते हैं इस फेज रूल की हेल्प से। प्रावस्था नियम में प्रयुक्त पदों की व्याख्या। अब कोई भी अगर फेज रूल है
उसके अंदर कौन सी चीज़ क्या है देखते हैं। पहली है प्रावस्था फेज। क्या होती है? किसी तंत्र का वह भाग जो समान हो, ठीक है, होमोजीनियस हो, भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो, जिसकी एक पृष्ठ सीमा हो तथा यांत्रिक विधि द्वारा तंत्र के शेष भागों से अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल मेथड से इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम होता है तथा फिजिकल रूप से स्पष्ट होता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे अपन? प्रावस्था कहेंगे। प्रत्येक प्रावस्था के मध्य निश्चित सीमा होती है। ये सीमा अंतरापृष्ठ कहलाती है। मतलब किसी भी प्रावस्था के अंदर अगर उसको ऊपर डिवाइड करें, ठीक है, तो फिक्स बाउंड्री द्वारा सेपरेट रहती है। ये क्या कहलाएगी? उसकी अंतरापृष्ठ कहलाएगी। एक प्रावस्था दूसरी प्रावस्था से मतलब बाउंड्री है उन दोनों के बीच में अंतरापृष्ठ। प्रावस्था सदैव गैसीय, द्रव, ठोस रूप में हो सकती है। ठीक है, मे बी लिक्विड, गैसियस एंड सॉलिड। अब है गैसों का मिक्सचर। ठीक है, अगर अपन बात करें प्रावस्थाओं के अंदर कि कितनी प्रावस्थाएं होगी, कि अगर उदाहरण लेते हैं प्रावस्थाओं का, कि जैसे गैसों का मिक्सचर है, दो या अधिक गैसों जो परस्पर रूप से क्रिया नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब मिक्सचर्स ऑफ गैसेज है। ठीक है, लेकिन जो गैसियस मिक्सचर है उसके अंदर जो गैसेज हमने ली है वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रही, तो इस तरह का जो मिश्रण होगा वो क्या कहेगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तथा इसमें क्या होगी? प्रावस्था एक ही होगी। मिक्सर के अंदर गैसेस दो या दो से ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन प्रावस्था एक होगी। क्यों? क्योंकि अंदर इसके जो गैसेज है वो एक ही स्टेट के अंदर है, मतलब गैसेज स्टेट के अंदर है, तो प्रावस्था एक होगी। ठीक है, उसी प्रकार अगर अब जैसे एग्जांपल दे रखा है इसका कि H2 और Cl2 है, 2HCl है, तो फेज एक है। ठीक है, N2 और O2 है तो 2NO बनेगी, मतलब इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसेस स्टेज के अंदर है, मतलब फेज एक ही है। इसी प्रकार वायु भी O2N2 CO2 व जल वाष्प का एक समांगी होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें केवल एक प्रावस्था है। प्रावस्थाएं आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, कोई भी एग्जाम्पल लेके आपको पूछ सकते हैं कि इसके अंदर कितनी प्रावस्था है, कितनी स्टेट्स फेज होंगी। सेकंड है द्रवों का मिश्रण। गैसेस मिक्सचर का एग्जाम्पल देखा, अब अपना है द्रवों का मिश्रण, लिक्विड ऑफ मिक्सचर। दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण समांगी होता है। ठीक है, मतलब दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स है, ठीक है, वो आपस में मिक्सिबल है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे। इस कंडीशंस के अंदर क्या होता है? जो फेज होगी वो केवल एक होगी, मतलब मिक्सचर हो रहा है, दोनों सेपरेट नहीं है, दोनों मिक्सेबल है मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर के अंदर जो भी दो स्टेट्स होंगी वो मिक्सेबल होगी, तो स्टेट्स के अंदर जो फाइनल जो फेज होगी वो एक ही है, लिक्विड, तो उसके अंदर फेज भी एक ही होगी। जैसे कि एल्कोहल प्लस वाटर है, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म है। ये जो दोनों एग्जाम्पल है, मतलब वाटर और एल्कोहल को अगर अपन ने डिजोल्व करें एक दूसरे के साथ में, तो कम्प्लीटली रूप से मिक्सेबल हो जाते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, या अपन देख के नहीं बता सकते मैकेनिकली कि दोनों सेपरेट हैं या नहीं। ठीक है, तो कम्प्लीटली मिक्सेबल होने के कारण इन दोनों लिक्विड्स की फेज है एक ही होगी। लेकिन अमिश्रित द्रव की अगर बात करें, मतलब दो जो लिक्विड है आपस के अंदर अमिसिबल है, ठीक है, मिश्रित नहीं हो रहे हैं आपस के अंदर, जैसे कि CCl4 प्लस वाटर है, बेंजीन प्लस वाटर है, तो इसके अंदर क्या होगी? जो प्रावस्थाएं होगी वो दो होगी, क्योंकि जो दो लिक्विड को मिलाने के बाद में दोनों प्रावस्थाएं, ठीक है, अपनी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को सेपरेट किए हुए हैं, जिसके कारण अपन इजीली इन दोनों की प्रॉपर्टी की अलग अलग तौर पे अलग अलग सिस्टम मानकर इनकी अलग अलग तौर से स्टडी कर सकते हैं, इसलिए इसके अंदर जो फेजेज हैं वो दो होगी। नेक्स्ट है अपना निकाय, जिसमें द्रव अपनी वाष्प के साथ साम्य अवस्था में रहता है, अतः दो प्रावस्थाएं होती है। अब कुछ अगर ऐसे वेपराइजेबल कंटेंट है वाटर के अंदर, ठीक है, अगर वो अपनी वेपर के साथ में इक्विलिब्रियम स्टेट में, मतलब अगर कोई भी अगर लिक्विड को गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो वेपराइज हो जाता है। ठीक है, और अगर वापस उसको ठंडा करें तो जो वेपराइजेबल वाटर था वो वापस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके अंदर दो स्टेट होगी। क्यों? पहली थी लिक्विड स्टेट, ठीक है, अब वेपराइज हो रहा है तो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है? गैसियस स्टेट के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर इस सिस्टम्स की जो फेजेज होगी वो कितनी होगी? दो फेज होगी। तीसरा है अपना ठोसों का मिश्रण। ठोस विलयन को छोड़कर लगभग सभी ठोस पदार्थों में उतनी ही प्रावस्थाएं होती है। ठोस विलयनों को छोड़कर सभी ठोस पदार्थों में उतनी प्रावस्थाएं होती है जितनी कि उनके ठोस पदार्थ हैं। ठीक है, जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है MgCO3, ठीक है, किस में टूटेगा? ये MgO प्लस CO2। उसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है,
तो इसके अंदर कितनी प्रावस्थाएं हैं देखिए, दो तो सॉलिड है, एक गैसियस है। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 निकल रही है, ठीक है। तो इसके अंदर दो स्टेट हो गई। प्रावस्था तथा अवस्था दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फेस तथा स्टेट के अंदर देखिए कि प्रावस्था किसी भी हेट्रोजीनियस सिस्टम का समांगी भाग है, ठीक है, होमोजीनियस पार्ट है। हेट्रोजीनियस सिस्टम्स का होमोजीनियस पार्ट है जो कि भौतिक रूप से सुस्पष्ट तथा यांत्रिक रूप से पृथक्करणीय हो, ठीक है, जिस सेपरेटेबल हो। प्रत्येक समांग भाग के अपने अपने विशेष गुणधर्म होते हैं। इसके विपरीत अवस्था द्रव्य की एक विशेष भौतिक दशा है। जैसे एग्जाम्पल है ठोस, द्रव और गैस। द्रव की एक भौतिक अवस्था में एक या एक से अधिक प्रावस्थाएं हो सकती है। द्रव की एक भौतिक अवस्था में एक या एक से अधिक प्रावस्थाएं हो सकती है। कैसे? जैसे कि CCl4 तथा H2O के मिश्रण की प्रावस्था तो द्रव है, परंतु उसमें दो प्रावस्था हैं जिनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हैं, और ये एक निश्चित यांत्रिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे कि दो इमिसिबल अमिश्रणीय द्रव्यों का अगर एग्जाम्पल लें, ठीक है, दोनों की अवस्था तो एक ही है। CCl4 भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, दोनों को मिक्स किया, ठीक है। मिक्स करने के बाद में दोनों कंप्लीटली मिक्सेबल नहीं है, मिक्सेबल नहीं है, ठीक है। तो ये दो सिस्टम्स हो गए, उसके लिए दो प्रावस्थाएं हो गई, ठीक है। मतलब CCl4 को भी अपन वाटर से सेपरेट कर सकते हैं किसी भी मैकेनिकल मेथड से, और वाटर को भी इसके अंदर से अपन सेपरेट कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग सेपरेटली अलग करके उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की जो स्टडी है वो इजीली कर सकते हैं। इसलिए इसके अंदर इसकी अवस्था तो द्रव है, ठीक है, इसकी स्टेट तो लिक्विड होगी, लेकिन इसकी फेजेस दो होगी, मतलब दो सिस्टम्स की स्टडी कर रहे हैं अपन। अब है कंपोनेंट या घटक। पहला था फेज, ठीक है, दूसरा है कंपोनेंट या घटक। निकाय की साम्य अवस्था में उपस्थित स्वतंत्र रूप से परिवर्तनशील अवयवों की वह छोटी से छोटी संख्या जिनकी सहायता से निकाय में विद्यमान प्रत्येक प्रावस्था को प्रत्यक्ष अथवा रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। प्रावस्था नियम अनुसार निकाय के स्वतंत्र चर अवयवों की निम्नतम संख्या को शून्य या ऋणात्मक राशियों में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो कंपोनेंट वो फैक्टर हो जाता है, मतलब इस जिससे कि अपन सिस्टम्स के अंदर अवस्थाएं प्रावस्थाएं चेंज हो सकती है, लेकिन जो कंपोनेंट होगा उसकी स्टडी से अपन उसकी प्रावस्थाएं अवस्थाओं के साथ साथ स्टडी करके उस सिस्टम्स को अपन बता सकते हैं। जैसे कि अपन एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं कि जल निकाय में तीन प्रावस्थाएं हैं, ठीक है। वाटर सिस्टम्स के अंदर तीन स्टेट होती है, जैसे कि बर्फ, जल और गैस। मतलब इनका जो मेन कंटेंट है, मेन कंपोनेंट क्या है? वाटर है, ठीक है। वाटर बर्फ में भी बदल सकता है, और वाटर वेपराइज होके किस में, वाष्प में भी बदल सकता है, गैस में बदल सकता है। मतलब वाटर सिस्टम्स के अंदर तीनों ही फेजेज प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो इस तंत्र की साम्य अवस्था में तीन प्रावस्थाएं होती हैं, लेकिन प्रावस्था का जो कंपोनेंट है वो एक ही है, ठीक है। कंपोजिशंस की बात करें वो एक ही है, तो ये क्या होगा? एक घटक तंत्र, वन कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जैसे कि वाटर को अपन ने कंसीडर किया, ठीक है। अगर वाटर को अपन ठंडा करेंगे तो वो बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी क्या फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, लिक्विड से किस में, सॉलिड में चेंज हो गई, ठीक है। अगर वाटर को अपन गर्म करें, ठीक है, वेपराइज करें, तो वेपराइज होने के बाद में वाटर है जो किस में, गैस स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब स्टेट फेजेस तो कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैसेस, ठीक है, लेकिन उसका जो कंपोनेंट है, उसका जो मेन कंटेंट है वो केवल क्या है, लिक्विड है, ठीक है। इस वजह से ये क्या होगा, वन कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। सेकेंड अगर अपन बात करें सल्फर सिस्टम की, तो सल्फर सिस्टम के अंदर चार स्टेज प्रावस्थाएं फेजेज होती है। पहली है विषम लंबाक्स, एकांतास, लिक्विड सल्फर और वाष्प सल्फर। मतलब जैसे दर लिक्विड है, अपन नॉर्मल वाटर की बात करें, वो सॉलिड और गैस के अंदर वेपराइज होकर गैस के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब तीन फेजेज हैं, लेकिन कंपोनेंट क्या है, एक है। अगर वैसे वैसे अगर सल्फर सिस्टम की बात करें, तो सल्फर सिस्टम यहाँ पे चार इस फेजेस के अंदर कन्वर्ट होगा। विषम लंबाक्स के अंदर चेंज हो सकता है, एकांताक्स के अंदर चेंज हो सकता है, द्रव सल्फर के अंदर, और वाष्प सल्फर के अंदर चेंज हो सकता है। लेकिन इन सभी का रासायनिक संगठन केवल क्या है, मतलब इन फेजेज चार हैं इसकी, लेकिन इसका जो मेन कंपोनेंट है उस क्या है, केवल सल्फर है। इसलिए ये भी क्या होगा,
मोनो कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। तीसरा अपन बात करें अगर कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, ठीक है, जैसे ठोस CaCO3 है, अगर अपन इसको गर्म करने पर ठीक करते हैं तो हेट्रोजीनियस सिस्टम के अंदर निम्न टाइप से ये इक्विलिब्रियम रहेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है वो किस में टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर। तो इस तंत्र के अंदर तीन प्रावस्था हैं, ठीक है, देख सकते हैं, पहली सॉलिड थी, दूसरी भी सॉलिड है और तीसरी क्या है, गैस है, ठीक है। तो उसके अंदर दो सॉलिड और एक गैस स्टेज है। तो निकाय में भाग लेने वाले कुल तीन घटक हैं, कौन कौन से, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक CO2। लेकिन इनमें से कोई भी एक घटक ऐसा नहीं है जो तीनों प्रावस्थाओं के संगठन को व्यक्त कर सकता है, ठीक है। ऊपर अगर अपन बात करें वाटर सिस्टम और सल्फर सिस्टम की, तो उसमें से कोई भी एक कंपोनेंट उठा के अपन किसी भी फेज के अंदर कोई भी अगर एक कंपोनेंट उठाएं तो वो कंप्लीटली सिस्टम्स की व्याख्या कर सकता है, ठीक है, पूरे सिस्टम्स को बता सकता है। लेकिन अगर अपन कैल्शियम सिस्टम्स की बात करें, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फेजेज चेंज हो रही है, ठीक है, फेजेज चेंज होने के साथ साथ इसमें कंपोनेंट भी चेंज हो रहे हैं। ऊपर क्या था, केवल फेजेस चेंज हो रही थी, लेकिन जो मेन कंपोनेंट था वो चेंज नहीं हो रहा था। मतलब वाटर सिस्टम के अंदर वाटर की के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, सल्फर सिस्टम्स के अंदर भी उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी। लेकिन अगर अपन कैल्शियम सिस्टम्स की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट की अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, कैल्शियम ऑक्साइड की अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है और CO2 की अलग होती है, ठीक है। यहाँ पे फेजेज चेंज जरूर हो रही है उसका, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है। यह दो घटकों द्वारा संभव है। मतलब ऊपर अपन मोनो सिस्टम मोनो कंपोनेंट सिस्टम था, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो घटकों को अपन फिक्स करके ही उस सिस्टम्स की व्याख्या कर सकते हैं। ये दो घटकों द्वारा संभव है, अतः दो घटकों को लेकर उनमें से किसी एक की मात्रा को आवश्यकता अनुसार शून्य या ऋणात्मक मानकर तीनों प्रावस्थाओं का संगठन अपन व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर केवल अपन एक कंपोनेंट के हेल्प से पूरे सिस्टम्स की व्याख्या कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अपन को दो घटकों द्वारा दो दो कंपोनेंट को फिक्स करना पड़ेगा, फिर अपन तीसरे की अपन यहाँ पर व्याख्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना इसका उदाहरण है वो अपन अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।